Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 23 ओपन करेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं अरविंद कुमार सिंह। हम कुछ स्मरणीय बिंदु द्वारा इस पाठ का दौरान करेंगे। पत्र की उपयोगिता। हमारे जीवन में पत्र की बहुत उपयोगिता है। संदेश के आधुनिक साधन। आज के समय में, आधुनिक समय में संदेश के नए नए साधन हैं, जैसे फ़ोन, ईमेल करना, एसएमएस आदि। तमाम साहित्य पत्रों पर निर्भर है। जिस भी सदी के समय जो लिखा जाता है उनसे हमें आज के बारे में आज पता पड़ता है। तो जो साहित्य है, जो साहित्य जिस समय लिखा जाता है, जिस पत्र के समय उस समय जो लिखा जाता है उसकी जानकारी हमको मिलती रहती है। पत्र के अनेक नाम। पत्र को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे उर्दू में हम खत बोलते हैं, हिंदी में हम पत्र बोलते हैं, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, कन्नड़ में इसे कागज कहा जाता है। तो अनेक भाषाओं में इनके अनेक नाम हैं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लिखने की अलग अलग कला होती है। इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे विद्यालय में जो पत्र लिखे जाते हैं वो अलग तरीके होते हैं। जब हम किसी कंपनी में कहीं पे अपने लिए अप्लाई करते हैं किसी रोजगार के लिए, तो वहाँ पर पत्र अलग तरीके से लिखा जाता है। अगर हम किसी नगर निगम से किसी तरह की शिकायत करते हैं तो वो पत्र अलग अलग लिखे जाते हैं। तो यह भी एक कला है, इसको भी अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। डाक व्यवस्था में सुधार। वर्तमान में डाक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। पत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित। आज हमारे जो पाठ्यक्रम है, जो विद्यालय में जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें पत्रों को शामिल किया गया है। इसको इसे पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है। आधुनिक संचार ने पत्रों की तेजी को रोका है। ये तो सच है कि जो आधुनिक संचार के जो साधन हैं उन्होंने पत्र की तेजी जो पहले थी उसको कम तो किया है, लेकिन जो पारिवारिक पत्र हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन जो अन्य पत्र हैं उनमें वो ही स्थिति बनी हुई है। पत्र अनुसंधान का विषय है। ये सच है कि जिस भी समय दयानंद सरस्वती द्वारा पत्र लिखे गए हैं वो पत्रों के आईने जो संकलन है उसमें है। खतों का बेसब्री से इंतजार। आज भी हम अपने चाहने वाले, हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं, अगर वो पत्र लिखते हैं उनका आज भी हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। जो हमारे देश के पहाड़ी इलाके हैं, गांव हैं, जहाँ पर ये साधन नहीं है, वहाँ पर आज भी पत्र जाते हैं। वो अपने परिवार के सदस्य और चाहने वालों का आज भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। दूर देहात में लाखों गरीबों के चूल्हे। आज भी जो हमारे जो डाकिया हैं जो पत्र भेजते हैं वो मनी ऑर्डर भी भेजते हैं। उनके जो कमाने वाले हैं वो बहुत दूर रहते हैं, तो वो मनी ऑर्डर जब उनको भेजते हैं, जब उनका मनी ऑर्डर आता है तभी उनके घर के चूल्हे जलते हैं, तभी वो आय के जो साधन है वो पूरे होते हैं। डाकिया देवदूत के रूप में जो आज पत्र ले जाने वाला, जो बरसों से जो पत्र जो हमें देता है, भेजता है, वो डाकिया कहलाता है। तो वो भी आज किसके रूप में? देवदूत के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ आंतरिक प्रश्न कर लेते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 23 ओपन करेंगे। हमारा आंतरिक प्रश्न है, दुनिया का साहित्य किस पर केंद्रित है? इसका उत्तर है, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, जो हमारे पेज नंबर 23 पर है। और हमारे उसी पाठ के ऊपर से 5वीं नंबर की जो पंक्ति है, 5 नंबर की पंक्ति को हम रेखांकित करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, इसी पेज पर हमें ऊपर इसी प्रश्न को लिखना है, पत्र किसे सहेज कर रखते हैं? तो इसका उत्तर है, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, जो हमारा इसी पेज पर है, जो 23 है। हम ऊपर से इस पंक्ति के
14 नंबर की जो हमारी पंक्ति है उसे रेखांकित करेंगे। अब हम पेज नंबर 25 ओपन करेंगे। हमारा जो प्रश्न है, दुनिया के संग्रहालय किसका अनूठा संकलन है? इसका उत्तर है दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है, जो हमारे पेज नंबर 25 पे ऊपर से 17 नंबर की पंक्ति पर है, उसे हम रेखांकित करेंगे। तो बच्चों अब हम अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों का दौरान कर लेते हैं। हमारा प्रश्न 1 है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। इसका उत्तर है पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित, हिंदी में पाती व चिट्ठी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या किया गया? इसका उत्तर है पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? इसका उत्तर है, अगला प्रश्न है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या किया गया? इसका उत्तर है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। तो बच्चों, जब हम हिंदी व्याकरण में पत्र लिखते हैं तो हमारे वो पाठ्यक्रम में है इसलिए लिखते हैं, और हमारा 5 नंबर का पाठ्यक्रम आता ही है, तो इसे हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है और इसे अनिवार्य किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? जो आधुनिक तकनीकी जो है संदेश की, जैसे फोन, एसएमएस, ये हमें संतुष्टि क्यों नहीं देता? इसका उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। क्योंकि देखो कैसे नहीं दे सकता, पत्रों का आकार बड़ा तथा उनका अस्तित्व स्थायी होता है, जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। जो हमारे पत्र होते हैं हम उसे संभाल कर रखते हैं, और जब भी हमें उनकी याद आती है तो हम उनको पढ़कर और अपनी जो यादें हैं वो ताज़ा कर लेते हैं, और उसका आकार भी बड़ा होता है। पत्रों में आत्मीयता, प्रेम तथा गहरा लगाव समाया रहता है। जो पत्र होते हैं उसमें हमारा आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है, जो हमें लिखता है, प्रेम रहता है और गहरा लगाव समाया हुआ रहता है, जो लिखित पत्र जो हमें भेजा जाता है। पत्र संदेश भेजने का सस्ता साधन है, जबकि एसएमएस महंगा साधन है। जो एसएमएस जो आधुनिक साधन है वो महंगे हैं, पत्र सस्ते हैं। इनके जो पत्र सस्ते हैं वो हमारा सस्ता साधन है। हमारा अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? लिखिए। तो इसका उत्तर है, भारत के अलावा अन्य देशों तथा विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया। यह विश्व स्तर पर जो विश्व डाक संघ है उन्हें यह निर्णय लिया कि इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, बच्चों को यह लिखना आना चाहिए, और 1972 से ही जो 16 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए प्रतियोगिताएं शुरू की गई, और उनमें जो प्रथम आते थे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, आज देश के बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि,
प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अनुसंधान का विषय तथा करोड़ों लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। परंतु एसएमएस के संदेश इतने महत्व के नहीं होते, क्योंकि जो एसएमएस के संदेश होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं और जो हमारे जिस भी सदी के लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान उस समय की स्थिति को उस समय लिखते हैं, तो वो हमारे लिए एक अनुसंधान का विषय, खोज का विषय होता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है, पत्रों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि पत्रों से व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। आज भी गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत से कम नहीं माना जाता, उसे देवदूत माना जाता है, क्योंकि वह उनके लिए संदेश लेकर आता है। तो बच्चों, आज हमने अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को दोहराया। तो बच्चों, आज हमने पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का दोहरान किया। मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से भी दोहरान अवश्य करें। धन्यवाद। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 8 का दोहरान करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है, यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता को लिखने वाली जो कवयित्री हैं वो हैं जया जादवानी। इन्होंने अपनी कविता में बताया है कि इंसान को हमेशा आशावादी रहना चाहिए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 42 ओपन करेंगे तो हम कुछ बिंदु के आधार पर इस कविता का दोहरान करने जा रहे हैं। चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी जो चिड़िया है वो आशावादी है, वो अपनी चोंच में तिनका लेकर घोंसला बना रही है। उसे इसको बनाने में संघर्ष करना पड़ रहा है, फिर भी उसके लिए वो कठिन समय नहीं है। थामने को बैठा है एक हाथ। जिस तरह से पेड़ से पत्तियां नीचे गिरती है तो कोई ना कोई हाथ उन्हें अपने हाथों में ले लेता है, उसी तरह से इंसान को भी अपना कार्य करना चाहिए। अगर वो उस कार्य को करते समय उसमें कोई परेशानी आती है या फिर वो किसी गलत रास्ते पर जाता है, तो आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जो रेलगाड़ी है, आज रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है। रेलगाड़ी उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक, उन्हें जहां पर जाना है वहां तक पहुंचाती है। रेलगाड़ी अपने समय पर चलती है और समय पर अपने यात्रियों को उनके स्थान तक पहुंचाती है। सूरज डूबने का वक्त है। रेलगाड़ी जब दूसरे यात्रियों को पहुंचाती है, वहां पर उनका कोई ना कोई इंतजार कर रहा होता है। सूर्य डूबने तक, जब सूर्य अस्त होता है तो सभी अपने परिवारजन जो बाहर गए हैं उनका इंतजार करते हैं, उनके लिए आने की उनका इंतजार करते हैं। कथा का आखिरी हिस्सा, बूढ़ी नानी सुना रही कहानियाँ। जो आज भी और पहले भी जो हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, दादी नानी, वो कहानियाँ सुनाती हैं। उनका जो आखिरी हिस्सा, कथा का जो आखिरी हिस्सा, कहानियों का जो आखिरी हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं शिक्षाप्रद होता है। बूढ़ी नानी सुना रही कहानियाँ, आज भी हमें वो शिक्षाप्रद कहानियाँ हमारी नानी और दादी सुना रही हैं। अंतरिक्ष के पार की दुनिया, जो अंतरिक्ष के पार में जो एक बस गई थी, वो अंतरिक्ष के से जो भी जानकारियाँ लेकर आ रही हैं। कुछ व्यक्ति उनमें गए थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत कठिनाइयों का सामना किया, तो कुछ तो वहीं रह गए और कुछ अंतरिक्ष की जानकारी हमें उस पार अंतरिक्ष से लेकर आ रही बस है। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, वो जो बस है जिसमें कुछ लोग सफल होकर आए हैं, वो हमारे लिए अंतरिक्ष की जानकारियों को लेकर आ रही है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है।
तो बच्चों आज हमने इस कविता का दोहरान किया। तो बच्चों अब हम अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों का दोहरान करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, कवि के अनुसार गंतव्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार गंतव्य शब्द का अर्थ है कि वह स्थान जहां किसी को जाना होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बूढ़ी नानी किसे कहानी सुना रही है? बूढ़ी नानी दुनिया के तमाम बच्चों को कहानी सुना रही है। तमाम बच्चे यानी सब बच्चों को कहानी सुना रही है। प्रश्न नंबर 3 है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह कठिन समय नहीं है, जो कि हमारी कविता का नाम है। यह बताने के लिए कविता में कवयित्री ने कई तर्क दिए हैं। वो कौन कौन से हैं जानते हैं। पहला है, चिड़िया अपने घोंसले को बनाने के लिए तिनका लेकर उड़ने को तैयार है। तिनका जो घास के छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं उनको लेकर उड़ने को तैयार है। दूसरा तर्क है, डाली से गिरती पत्तियों को थामने के लिए हाथ तैयार है। जो पत्ते नीचे गिरते हैं उन्हें कोई ना कोई हाथ थामने के लिए तैयार है। तीसरा तर्क है, यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए इंतजार करती गाड़ी तैयार है। जो गाड़ी है उन्हें यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार है। हमारा चौथा तर्क है, अभी भी कोई कहता है कि सूरज डूबने वाला है, जल्दी आ जाओ। यहाँ पर सूर्य अस्त होने पर सभी के जो अपने लोग होते हैं वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। तो हमारा इसका उत्तर है, चिड़िया अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि उसे अपना घोंसला बनाना है। हमारा अगला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के माध्यम से कवयित्री ने किस प्रकार की भावना को उजागर किया है? तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री ने मनुष्य की जीवन जीने की लालसा को उजागर किया है। लालसा यानी कि उसकी जो इच्छा है उसको उजागर किया है कि अभी भी मनुष्य के जीवन में प्रेम व सद्भावना की भावनाएं बाकी हैं। अभी भी जो मनुष्य हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, उनके अंदर प्रेम और सद्भावना की जो भावनाएं हैं वो हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतीक्षा, इसका अर्थ है इंतजार। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के बारे में यह विचार है कि, जानते हैं क्या विचार है? पहला है, वह विशेष अपनत्व एवं प्यार रखने वाला होता है। अपनत्व का अर्थ है अपनापन। दूसरा है, वह हमारे सुख दुख का ख्याल रखता है। ख्याल यानी ध्यान रखते हैं सुख दुख का। वह हमारे कष्टों से बचाना, वह हमें कष्टों से बचाना चाहता है। कष्टों यानी मुसीबत से बचाना चाहता है। तो बच्चों आज हमने ये कठिन समय नहीं है पाठ का दोहरान किया। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फिर इसका दोहरान अवश्य करें। धन्यवाद।